नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित निवारी। देखिए, जैसे कि हम उत्तराखंड की कुछ यहाँ पे वीडियो लेके आ रहे हैं, पेपर लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए टॉप जीके जीएस क्वेश्चन, देखिए आपके 30 क्वेश्चन नंबर की ना यहाँ पे वीडियो पटवारी या पुलिस कांस्टेबल जो भी एग्जाम होने वाला है वहां पे जीएस आने वाली है। तो जीएस तो आती है, तो यहाँ पे देखिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली वीडियो का लेके आऊंगा, क्योंकि ये सीरीज मैंने पहले स्टार्ट कर रखी थी। इसके 4 पार्ट पहले आ गए थे, बीच में वीडियो मैंने ये सीरीज रोक दी थी। ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपको जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वीडियो वीडियो एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, जो होने वाला है आपका पटवारी लेखपाल, तो सभी एग्जाम के लिए जहां जीएस पूछी जाती है, तो ये 15 क्वेश्चन मैं ये सोचूंगा कि 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लें, और ये डेली हो तो अच्छा है आपके लोगों। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा वीडियो के ऊपर, कमेंट के लाइक वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बाकी प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आप जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। देखिए एंड में आपको 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं वही बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस है, आपने जीएस बहुत पढ़ लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा ना, अगर अभी 70 दिन का टाइम है, अगर मैं डेली एक वीडियो भी लेके आता हूँ, 70 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसमें से कहीं ना कहीं जो 30 क्वेश्चन आएंगे ना, 15 16 17 क्वेश्चन तो इन्हीं वीडियो से आएंगे, देखना आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो इसका संबंध किससे? ये है महात्मा गांधी से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो रहने वाली है प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, दूसरा, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी विदेश नीति है ना, तो इसमें सबसे अच्छा हमारी विदेश नीति, विदेशों के साथ अच्छी कॉन्टेक्ट किसके साथ है, ये कह रहा है इंदिरा गांधी युग, नेहरू युग, नरेंद्र मोदी युग या मनमोहन सिंह युग। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अभी के करंट के आप लोग इतना न्यूज देख रहे हैं, उसके बेसिस पे नरेंद्र मोदी मत करना, क्योंकि ये नहीं है। तो आदर्शवाद चरण माना जाता है ना, वो नेहरू का कार्यकाल माना जाता है। तो अभी तो चीजें अलग हैं। ठीक है, अभी भी चीजें सुधार हुई है, कहीं कहीं हमने लैक भी हुई है चीजें, और कहीं पे सुधार भी हुआ है। ठीक है, बट जो आदर्शवादी चरण हम मानेंगे वो नेहरू को मानेंगे। नेहरू का युग था जो वहां पे, क्योंकि भारत आजाद हुआ था, उसके बाद ही भारत के पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। तो नेहरू के द्वारा अच्छे से चीजों को बनाई, दूसरे कंट्रीज के साथ। दूसरी कंट्रियों ने क्या किया भारत में, जैसे रशिया वगैरह ने देखा दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, राउरकेला ये संयंत्र वगैरह लगाए थे, तो ये क्या थे, ये मेन थी नेहरू की जो विदेश नीति थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पंचीय सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है, जो नियम बना था उसकी बात करते हैं, तो ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं, तीसरा, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में सॉरी, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? चौथी, पांचवी, तीसरी या सातवीं? देखिए अभी हमारी 18वीं लोकसभा चल रही है, और ये अगर लोकपाल की मैं बात करता हूं ना, तो भारत में 2013 से लोकपाल यहाँ पे पास होकर विधेयक बन चुका था। बट पहली बार बोल रहे हैं कि कब रखा गया था। अब देखिए पास होके ये होता है ना, पहली बार रखा, फिर पास नहीं हुआ, फिर दूसरी बार रखा होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भारत में जो चौथी जो कार्यकाल था लोकसभा का, ठीक है, तो वहां पे पहली बार लोकपाल की बात यहाँ पे कर दी गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। चौथा है, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? ठीक है, जो स्थगन प्रस्ताव होता है तो संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कितनों के यहाँ पे समर्थन की आवश्यकता होती है? 25, 50, 75 या फिर 100? तो ये होती है 50 सदस्य की यहाँ पे समर्थन होना बहुत जरूरी है, 50 लोगों के साइन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही क्या होगा, स्थगन प्रस्ताव यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, पांचवा है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर आप लोग आर्टिकल 32 पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें 5 टाइप की रिट दी हुई है, तो इसमें ही एक है आपकी हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रमाणित किए जाने हेतु आपका अधिकार क्या है, हम आदेश देते हैं, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए हैबियस कॉर्पस जो होती है ना, इसका मतलब होता है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा इससे। ठीक है, तो ये हैबियस कॉर्पस इसके बारे में यहाँ पे बात करती है। ठीक है, एक क्यू वारंटो है, ठीक है, वारंट देते हैं जिसमें। ठीक है, तो अलग अलग चीजें इनको याद रखना, क्योंकि ये 5 और जो है 55 आर्टिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी एक नागरिक के लिए। छठा है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में से कौन शामिल थे? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली आप देखे होंगे। सर तेज बहादुर सप्रू, जस्टिस फजल अली, के एम परिकर और हृदयनाथ कुजरू। तो इसमें से कौन से कह रहा है? 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे, और ये क्वेश्चन भी रिपीटली बहुत बार पूछा गया है। पहली बात, जस्टिस फजल अली थे, इनके नाम पे फजल अली कमीशन हम इसी को कहते हैं। ठीक है, परिकर भी थे और कुजरू भी थे, बट यहाँ पे तेज प्रताप सप्रू यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन 2, 3, 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सातवां है,
निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है? अरावली, रॉकी, यूराल या फिर अल्पेशियम? तो देखिए, अगर भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में अगर ये भारत का ही मैप है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, अगर हम भारत का यहाँ पे मैप बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है, ये चीजें हैं। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम चीजों को देखते हैं तो यहाँ पे ना हमारी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जो रायसीना पहाड़ी है, ठीक है, दिल्ली जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है हमारा, तो वहां तक अरावली आई हुई है, गुजरात यहां से लेके राजस्थान, हरियाणा पूरे फैलते हुए। तो ये ना वर्ल्ड की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे पूछेगा अरावली? तो ये भारत में है, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात से लग के राजस्थान पूरा, हरियाणा और दिल्ली तक ये फैली हुई है। आठवां है, पश्चिम भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब कहां बात कर रहे हैं? दक्षिण की बात कर रहे हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात देखिए, इस टाइप से अगर हम उत्तराखंड सॉरी भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है और ये कपास के लिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डेगोर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिम भारत के दक्षिण में कह रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पश्चिम भारत, ये पूरा पश्चिम भारत का रीजन है, और यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी का जो ये वाला रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, पश्चिम भारत बोला गया है, दक्षिण भारत नहीं बोला गया, दक्षिण पार्श्व से बोल रहा है, मतलब इसका ये वाला रीजन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नौवां है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? ठंडी पछुआर उत्तरी हवा, ठंडी पूर्वी और उत्तरी हवा, ठंडी पछुआ और दक्षिणी हवा, ठंडी पूर्वी और दक्षिणी हवा। तो मानसून प्रत्यावर्तन जब होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर बिहार की मैं बात करता हूं तो ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा वहां पे रहती है। 10वां है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। यह गोंडवाना लैंड का एक ही भाग है, ठीक है। अगला कह रहा है, यह आर्कियन युग की अवसायी चट्टानों से निर्मित है, यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहली बात देखिए, ये तो सही है कि ये गोंडवाना लैंड जो है आपका उसका भाग है, बट यहाँ पे ना आर्कियन युग की अवसायी चट्टान नहीं मिलती है, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चट्टानों, यहाँ की चट्टान में रूपांतरण के साक्ष्य, हाँ रूपांतरण के साक्ष्य तो मिलते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया। इसलिए आपने देखा होगा इस एरिया पे ना बहुत ज्यादा क्या है? खनन वगैरह होता है, ठीक है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, खनिज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 और 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है? उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया था। किसने? सातवाहनों ने। सातवाहनों के संरक्षक थे सीमुख, ठीक है, इसको याद रखना पहली बार संस्थापक की बात करेंगे तो देखिए, इन्होंने बौद्ध और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया था। तो पहली बात तो यह है, बिल्कुल सही है आपका। अगला है, उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। ये भी बिल्कुल सही है आपका। इन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को, अभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सातवाहनों की भाषा क्या थी? तो ये प्राकृत भाषा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आंध्र सातवाहन वाहन इसको पूछता है, क्योंकि ये आपका यूके एसआई में ही पूछा गया था, जो वहां पे साता गप्तमी करके जो रचना है ना, वो किस भाषा में हुई है करके, तो वो प्राकृत भाषा में ही हुई है। तो ये तीसरा भी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो 1 2 3, देखिए थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि ये एक प्रैक्टिस के तौर पे कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि 15-20 मिनट में 50 क्वेश्चन आपके हो जाए ना, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और एक क्विक रिवीजन आपका हो जाए, इसलिए मैं स्पीड में चीजों को लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो तीनों यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 12वां है, किस प्राचीन स्तूप का नाम ध्यानकटक है? भरहुत स्तूप, सांची का स्तूप, अमरावती स्तूप या फिर सारनाथ का स्तूप? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये जाएगा अमरावती का स्तूप। अगला है यहाँ पे, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? अब देखिए, जो ऋग्वेद है ना हमारा, इसमें कृषि का जो उल्लेख हुआ है वो कितनी बार किया गया है? ये हुआ है 24 बार, ठीक है। अगला है, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? मौर्य काल की बात कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं मौर्य और गुप्त से क्वेश्चन पूछता है, इनको पढ़ लेना अच्छे से। तो ग्राम सभा, संग्रहण, द्रोणमुख या फिर जनपद? तो न्यायालय कार्य कह रहा है, ठीक है, छोटे स्तर पर। तो ये कौन सा था? तो ये था आपका ग्राम सभा। 15वां है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कोड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया था? चीनी यात्री के नहीं कह रहा है गुप्त काल में, ठीक है। इंसिंग, हेनसांग, फाइयान या फिर संयुंग, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका फाइयान के द्वारा, क्योंकि देखिए जो चीनी यात्री था ना गुप्त काल के टाइम जो आया था भारत में, जो वो कौन था? फाइयान ही था। तो फाइयान के द्वारा ही बोला गया कि कोड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन था यहाँ पे, ठीक है, इसने वर्णित किया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अगला है 16वां, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है?
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो जोहार घाटी हमारे जो पिथौरागढ़ में, ठीक है, मुंशियारी का रीजन है, उसको जोहार कहते हैं, ठीक है। जोहार और गाना भी सुना होगा पप्पू वारके जी का आपने एक। तो ये है आपका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ए एंड बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राइट होगा? देखिए जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं, देखिए हिमालयी नदियों में तो दुनिया भर का पानी होता है, ग्रहण भी अच्छे से करती हैं, पर यहाँ प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है, ऑलरेडी ये मानसून या बारिश पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो इनकी जल ग्रहण क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। 18वां है, भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो भारत में सबसे ज्यादा जो ईंट निर्माण होता है, ठीक है, ईंट बनते हैं, ईंटें जो घर बनाते हैं, ठीक है, ब्लॉक वगैरह जो बनते हैं ब्रिक्स, तो उसमें सबसे ज्यादा उपयोग क्या आता है ना, वो करते हैं लेटेराइट सॉइल का, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का। 19वां है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? पहली बात, अब ये पता होना चाहिए रबी की फसलें और खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। अब खरीफ की जो फसलें होती है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है, अप्रैल के टाइम पे, ठीक है, जिसमें चावल वगैरह आता है। और रबी की फसलें ठंडियों में बोई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, इस टाइप से। तो यहाँ पे बोला गया है खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है, कह रहे हैं बाजरा, अरहर, सरसों। अब एक चीज ना, मैंने सरसों बोली थी आपको, तो इसका सरसों ही होगा, क्योंकि सरसों क्या है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बाकी बाजरा, अरहर और ज्वार अभी आपने देखा होगा, अभी खेतों में होना शुरू हो गया है, ठीक है। 20वां है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964, 1974, 1975 या फिर 1984। तो कब कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1975 में, ठीक है। अभी जितना भी कोयला वगैरह निकलता है ना, वो सब किसके अंतर्गत है? कोल इंडिया के अंतर्गत है, ठीक है। 21वां है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MS पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए पहली बात, क्वेश्चन वही पूछता है, जैसे मैंने आपकी समितियां बताई थी ना, कल ही मैं आपको बता रहा था, समितियां पढ़ लेना, तो मैंने करवाई हुई कमिटीज इंपोर्टेंट। तो जैसे चलिया समिति थी, MN पुंछी आयोग था, तो MN पुंछी आयोग संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के संबंध, सेंटर और स्टेट रिलेशन थे ना, इससे रिलेटेड था पुंछी आयोग, ठीक है। अब ये पुंछी आयोग बना कब था, ये इंपॉर्टेंट है, ये बना था 2007 में बना था, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब आता है 22वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 160। अब क्या कह रहा है, देखिए राज्यपाल को नियुक्ति किसी करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग यहाँ पे करता है, ठीक है। 23वां है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदन मतलब लोकसभा की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, राज्यसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? पहली बात, इसको जो बुलाएगा ना बैठक को, वो ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। पर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, अभी कौन है हमारे? ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, अच्छे से पढ़ना और प्रैक्टिस कर लेना एक बार जल्दी, ठीक है। और वीडियो कैसी लग रही है आपको? अगर ये सीरीज आपको अच्छी हेल्पफुल लग रही है, ठीक है, तो आप कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। तो रिस्पॉन्स होगा, देखिए जैसे मुझे लगा कि हाँ आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा कल से, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं रहा तो फिर मुझे इसका फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रही होगी, तो फिर मैं बना के भी क्या करूंगा इस वीडियो को, ठीक है। 24वां है, संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? पहली बात देखिए, जब संसद जो होता है ना खत्म हो जाता है उसका, संसद चलते हैं हमारे, जो सदन सेशन चलते हैं, बजट सेशन चलता है, विंटर सेशन, मानसून सेशन, तो उसके अकॉर्डिंग अब कोई अध्यादेश है, अब राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? 14 दिन में, 6 सप्ताह में, 6 माह में या फिर 1 वर्ष में? ये न्यूज में था रिसेंट में, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो ये था आपका 6 सप्ताह के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 25वां, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जापान, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो संसदीय तो विशेषाधिकार है ना, वो हमने कहा कौन से संविधान से लिए हैं? तो ये लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, हमने हमारा जो संविधान है ना 1935 का एक्ट जो था, उसके अकॉर्डिंग 70% हमने उससे लिया था, बाकी 30% जो चीजें थी ना, हमने हर देश से कुछ ना कुछ लिया था। वो आपने सेकंड चैप्टर में पॉलिटी में पढ़ा होगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेना उसका, ठीक है। 26वां है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858, 1872, 1909 या फिर 1919? तो देखिए 2 वर्गों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन कौन से थे? तो ये थे आपके भारत परिषद अधिनियम 1919 का जो था ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1909 और 1919 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 1935, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहां से रिपीटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। 27वां है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। पहली बात तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। ठीक है, अब इसमें कौन सा स्तंभ था, सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लौह स्तंभ या फिर इलाहाबाद स्तंभ। तो ये था आपका इलाहाबाद स्तंभ, और ये क्वेश्चन भी यूके पीएससी ने वीडियो बीपीडी एग्जाम 2023 में पूछ लिया है। ठीक है, 28वां है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब एक बार हमेशा आप देखते होंगे भारत में ना, जो भारत का संविधान है उसे प्रस्तावना में लिखा हुआ है भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, समाजवादी, सार्वभौम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ओरिजिनली पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द वगैरह नहीं थे, ये 7 बाद में जोड़े गए 3 शब्द। ठीक है, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर, ये बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, बट अभी के टाइम ऐसा कुछ बोला नहीं है, ये बोला गया कि प्रस्तावना भारत में किस रूप में घोषित है। तो ये देखेंगे। ठीक है, अगर पूछेगा स्वतंत्रता से या पहले का जब संविधान बना हमारा, तो उस टाइम पे कौन कौन शब्द थे या कौन से बाद में ऐड हुए हैं, तो अलग को 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी ध्यान देना। ठीक है, अगला है 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। पहला है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, ये तो है आपका 19 में आपने देखा होगा आर्टिकल 19, ये पूछा भी गया था अभी अपर पीसीएस में। देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये भी 19 में दिया है। 19 के जो क्लोज है ना, 19 का ए, 19 का 2, 19 का 6, ये अलग अलग क्लोज है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, तो ये भी दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 16 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से बोला गया कि कौन सा मूल अधिकार यहाँ पे नहीं है। तो एक चीज देखना, मैंने आपको बता दिया। देखिए अब ये जो है ना दशा में काम पाने का अधिकार, ये कहां पे दिया हुआ है, ये आर्टिकल 16 में तो मतलब बात कर रहा है। ठीक है, बट ये दिया हुआ है हमारा डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जहां पे हम जो हमारे स्टेट होता है ना, उसको कार्य होता है कि शिक्षा का, लोक सहायता में अधिकार देना। तो ये आपका डी हो जाएगा, ये हमारा डीपीएसपी में दिया हुआ है। बाकी मूल अधिकार में चीजें, ये 3 चीजें दी हुई है हमारी। ठीक है, ऊपर की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ जो आर्टिकल 16 बोला ना, वो अलग में बोला, आप समझ सकते हो उसके लिए। ठीक है, 30वां है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण में संबंधित उपबंधों का वर्ण संविधान में किस भाग में है। अब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए कैग की बात कर रहा है, कैग की बात कर रहा है, जो है आपका आर्टिकल 148 से 151 तक। अब यहाँ पे भाग पूछ लिया गया है। अब पहली बात देखिए, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूं। पहली बात में हमारे स्टेट यूनियन की बात करता है, दूसरे में हमारे सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है, तीसरा भाग हमारा फंडामेंटल राइट की बात करता है, चौथा भाग जो है हमारा डीपीएसपी की बात करता है। ठीक है, चौथे का आई हमारा जो है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। फिफ्थ में हमारे यूनियन की बात होती है, फिफ्थ वाले में। ठीक है, और उसके बाद इसी के अंतर्गत देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, बी, जिसमें हमारे आर्टिकल नंबर आपने देखा होगा 52 से लेके 151 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो यही है हमारा भाग क्या है, 5 है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी बिल्कुल राइट होगा। ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले में स्टेट यूनियन की बात करता है, सिटीजनशिप की बात करता है, फंडामेंटल राइट की बात करता है, डीपीएसपी की बात होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है, ये बाद में ऐड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से। और उसके बाद जो 5वां भाग है, इसके बाद जो अगला 152 है ना, फिर यहां से लेके हमारे स्टेट की बात शुरू हो जाती है, राज्यों की बात। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आपने देखा मैंने क्वेश्चन कराया था 155 में अभी, राज्यपाल की नियुक्ति की बात, वो इसमें होता है स्टेट वाले में। क्लियर है ना आप लोगों को, आई थिंक आपको सब चीजें क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, चैनल के साथ बने रहना आप लोग। 31वां है, प्रथम राजभाषा आयोग की गठन किस वर्ष किया गया था। जो प्रथम राजभाषा आयोग था ना, वो कब बना था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 1955 बना था, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम आगे कर चुके हैं, फजल अली कमीशन वगैरह जो दिखा अभी। ठीक है, 32वां है, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपने देखा होगा ना, जो हमारे शेड्यूल है, अनुसूचियां हैं, उसमें हमारे 7वां जो अनुसूची है, वो बात किससे करता है, 3 चीजों की बात करता है। संघ सूची की बात करता है, राज्य सूची की बात करता है, और समवर्ती सूची की बात करता है। संघ सूची में इस हमारे जो यूनियन है, इस केंद्र सरकार लॉ बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार लॉ बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं समाचार पत्रों की, यहाँ पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो समाचार पत्र आना है, दोनों में आते हैं सर, स्टेट भी यहाँ पे लॉ बना सकती है उसके लिए, और केंद्र भी, तो समवर्ती सूची में आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा चीज एक्सप्लेन करूंगा ही मैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं से एग्जाम में क्या आ जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, 33वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है। रंगभूमि, निर्मला, गोदान, यशोधरा। तो इसमें से कौन सी नहीं लिखी गई है। देखिए रंगभूमि है उन्हीं की, गोदान भी है, निर्मला भी है, यशोधरा इनकी नहीं है। ठीक है, 34वां है, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सितार, बांसुरी, वीणा, या फिर सरोद। देखिए स्टडी जी के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इनका संबंध है सरोद से, ऑप्शन नंबर डी। 35वां है, ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट है।
प्रकाशन दस्तावेज है, ग्रे बुक, ईरान का, जापान का, बेल्जियम का या फिर बीएनसी दोनों का। ठीक है, तो ये कौन सा है? देखिए जो ग्रे बुक है ना, ये ईरान, ये सॉरी, ये जापान की भी है और ये बेल्जियम की भी है। ठीक है, सरकारी गजट जो होता है, सरकारी रिपोर्ट जो होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। 36वां है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? वन प्रबंधन कह रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देना, ये आपका भोपाल में है। 37वां है, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? 1986, 1988, 2001, 2003 में। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका 2003 में। तो नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति जो आई थी, साइंस एंड टेक जो नीति आई थी ना, पॉलिसी, वो 2003 में आई थी। ठीक है, 38वां है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको अगर डेट याद है या पंचवर्षीय याद है, देखिए किसमें किया गया था? 1969 में किया गया था, फिर उसके बाद 75 के अंदर भी किया गया था। अब देख कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी यहाँ पे? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेके 56 तक थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 66 तक थी। फिर 3 साल के लिए क्या आते हैं? प्लान नहीं आते हैं कोई। फिर अगला जो चौथा 5 ईयर प्लान आता है वो कब आता है? 1969 से लेके कब आता है? 1974 तक आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो वो कौन सा था? तो ये थी आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है वो कब आती है? वो आती है 94 से लेके 98 तक ही आती है, 4 साल के लिए आती है। इसके बाद रोलिंग प्लान आ जाता है यहाँ पे 2 साल के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो छठी पंचवर्षीय योजना आती है हमारी, वो कब आती है? 1981 से आती है, वो 1985 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पे क्या किया था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बार किया गया था, यहाँ पे कह रहा है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये 2 चीज, एक पहले किया गया था, एक जो बाद में किया गया 6 5 प्लान में भी किए गए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 6 बैंकों का कब किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा बहुत तो वीडियो क्या होगा कि एक्सप्लेन चीजें हो जाती है, क्योंकि ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको 5 ईयर प्लान भी याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां है, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? देखिए जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, अब इसको तो रिप्लेस करके क्या बन गया है? नीति आयोग बन गया है। कब से? 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो ये केसी नियोगी की रिपोर्ट समिति पर पीवी महालोविस, एल के झा या फिर के संथानम कमेटी बनी थी जो। ठीक है, तो जो योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था, तो ये किया गया था आपका केसी नियोगी कमेटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर या फिर उपयुक्त सभी? तो कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 2 टाइप कर होते हैं। अप्रत्यक्ष कह रहा है तो सेवा कर जो है आपका, बिक्री कर जो है और सीमा शुल्क, ये सब क्या आते हैं? अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर में क्या आएगा आप लोग कमेंट कर बताएंगे। ठीक है, चलिए इनकम टैक्स किस में आएगा आप लोग बताएंगे। चलिए अगला है 41वां, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। यह गोसेन का नियम था, ग्रेसम का नियम था, से का नियम था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से नियम में ये बात बोली गई थी? ये बोली गई थी ग्रेसम के नियम में। क्या कहा गया था? यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा 2 टाइप की होती है, एक खराब और एक अच्छी, तो 2 टाइप की मुद्राएं होती है, तो एक साथ उन दोनों का प्रचलन कर रहे हैं। ठीक है, तो बुरी मुद्रा जो गंदी वाली होगी, ठीक है, अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। ठीक है, तो ये ग्रेसम के नियम में कहा गया था। ठीक है ना। तो 42वां है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो आपका यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है। ठीक है, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिस हो गए। ठीक है, 45 43 45 आ गया सीधे। ठीक है, तो 43 और 44 है नहीं, कोई नहीं, चलो आगे देखते हैं, अगली वीडियो में करवा दिए जाएंगे। चलिए अगला है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3, 2/3, 3/4 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं? एवरी 2 ईयर। लोकसभा, देखिए राज्यसभा क्या है ना, कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो 1/3 आपका हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट होगा। 46वां है, निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे? राम सुभग सिंह, जगजीवन राम, श्याम नंदन मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ये हो जाएगा श्याम नंदन मिश्रा। अगला है, नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम, सिक्किम, मेघालय या फिर मणिपुर में? तो असम में है नमेरी नेशनल पार्क। कहां पे आपका? काजीरंगा भी वहीं पे आपका। ठीक है, तो ये असम में है।
48वां है, निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता? विलासिलता वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं जो होती हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं या फिर सामान्य वस्तुएं। तो जिसमें वस्तुओं की मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है वो कौन सी होती है? तो ये होती है गिफिन वस्तुएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होती है। 49वां है, शाब्दिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, कह रहा है। इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है। ठीक है, पहली बात तो ये बोली गई है, तो ये तो सही है। इस बैंक सोना, नगद एवं सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रख सकती है, ये भी सही है। इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद आरबीआई के पास नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत होगा आपका। इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद में आरबीआई के पास रखती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे गलत आपका। अगला है, फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, कभी बॉर्डर पूछ जाता है, कभी एक आध क्वेश्चन तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कायोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको एक सेट कैसा लगा आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन कैसे थे? अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी प्रैक्टिस के लिए आपने जीएस पढ़ लिया, प्रैक्टिस करनी है, तो ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू यहाँ पे रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को वीडियो को शेयर भी करें, साथ में कमेंट करें। ठीक है, आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।